मैंने कहा कि देख शायद हो सकता है भगवान चाहता नहीं है कि तेरे को एमबीबीएस मिले, इसलिए अब तू छोड़ दे इसको, कुछ और तैयारी कर ले, कुछ और कर ले। और भगवान क्यों नहीं चाहता, मैं अभी और करूंगी, अपनी जो भी कमियां हैं वो सब दूर करूंगी, पर मुझे यही चाहिए। और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो कंटिन्यूअसली यही प्रेशर बना रहे थे कि अब बीएससी भी कंप्लीट हो गया है, इतनी बार अटेम्प्ट दे दिया है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसकी शादी कर दो। एक ही सीरीज में सभी क्वेश्चंस गलत मैं फिल करती गई। मेरे पास ओएमआर शीट बची हुई थी, एग्जाम पेपर खत्म हो चुका था। आज भी अगर मैं उस पल को याद कर रही हूँ तो आज भी मेरी बॉडी में वही वाइब्रेशंस आने लगते हैं जो मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था। सबको बस यही लग रहा था कि एक फेलियर लड़की है, लोग बस यही कह रहे हैं कि तेरी तो किस्मत खराब है, तू क्यों इसमें बार बार ट्राई कर रही है, तुझे नहीं मिलने वाला है। नहीं, मेरा बैड फेस चल रहा है, मेरी किस्मत खराब नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम समीक्षा दक्ष है और आज मैं जोश टॉक नीट के प्लेटफॉर्म से अपनी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपना 12th 2014 में पास आउट किया था और अपना 10th 2012 में। 10th में मेरे स्कोर 9.6 CGPA बना था सीबीएसई बोर्ड से। देन आफ्टर 12th में जब मैं एंटर की, यानी कि 11th में एंटर करने पर मेरे पास चॉइस थी कि मैं मैथ्स लूँ या बायोलॉजी। मेरा इंटरेस्ट मैथ्स के लिए ज़्यादा था। देन बट मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं बायोलॉजी प्रेफर करूं, क्योंकि बीइंग अ गर्ल बायोलॉजी लेने के बाद एक अच्छा करियर ऑप्शन रहता है। तो उनके कहने पर मैंने बायोलॉजी को प्रेफर किया और उसके साथ 11th और 12th पास आउट किया। 12th में मैंने 80% स्कोर किया था। देन इस सिचुएशन तक मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है या फिर नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। 12th का रिजल्ट आया, देन उसके बाद हमारे ही घर के पास एक अंकल रहते थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर भेजें। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करती हूँ। फिरोजाबाद के पास ही एक सिटी है आगरा, वहाँ पर उन्होंने मुझे भेजा। तो मैं जब वहाँ गई, वहाँ एक कोचिंग में एडमिशन लिया और वहाँ पर सब कुछ मेरे लिए नया था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी कि कंपटीशन क्या होता है, किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किस तरह से किए जाते हैं, हर चीज़ मेरे लिए नई। और जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ टारगेट बैच का जो सिलेबस होता है वो बहुत फास्ट चलता है, जिसको मैं पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे 11th और 12th के जो बेसिक्स थे वो बिल्कुल वीक थे। इसीलिए मैं वहाँ की स्पीड के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती थी। देन उसके बाद इस तरह से मेरा वो साल पूरा निकल गया और मैंने जो नीट 2015 दिया था उसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। देन उसके बाद मैं घर आ गई और घर आके मैंने पापा ने बोला कि इस बार तो अब सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो अब तुम बीएससी में एडमिशन ले लो। तो फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। बीएससी के साथ साथ मैं नीट के अटैम्प्ट देती थी, लेकिन उतनी अच्छी प्रिपरेशन मेरी उस टाइम नहीं हो पाती थी, क्योंकि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी था। गवर्नमेंट कॉलेज में डेली क्लासेस अटेंड करना, प्रैक्टिकल्स, ये सब की वजह से काफ़ी बिजी शेड्यूल हो जाता था, जिसकी वजह से मैं अपनी प्रिपरेशन को इतना टाइम नहीं दे पाती थी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, फिर मेरा बीएससी थर्ड ईयर जो कि 2018 में कंप्लीट होना था। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि अब मैं नीट 2018 के लिए एक बार और तैयारी करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने फादर से कहा कि पापा जी आप मुझे एक चांस और दें और मुझे एक बार घर से बाहर फिर से भेज दें। तब मैंने फिर से फिरोजाबाद से आगरा जाने का प्लान किया और मैंने वहाँ जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंडिविजुअल कोचिंग्स ज्वाइन की, जहाँ पर मैं नीट 2018 के लिए प्रिपरेशन करने गई। तो वहाँ पे मेरा अच्छा चल रहा था, मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी, कोचिंग्स में जो टेस्ट होते थे टॉप 10 में मेरा स्कोर आता था। देन सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे नीट 2018 पास आने लगा, यानी कि अप्रैल के करीब जो टाइम आ गया था, वहाँ पर उसी टाइम पर मेरे बीएससी थर्ड ईयर के एग्जाम्स थे। अब क्या होता था कि टीचर्स जो थे कोचिंग्स के, वो ये कहते थे कि बीएससी थर्ड ईयर छोड़ो, बीएससी से कुछ नहीं मिलने वाला। पेरेंट्स कहते थे कि बीएससी के एग्जाम्स दो आके, क्योंकि नीट का कोई भरोसा नहीं है, बीएससी करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ में ये जो डायलेमा था, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहती थी। देन उसके बाद इसी वजह से मेरा एक बीएससी का पेपर भी उस टाइम पे छूट गया था, बट बाकी के आके फिर मैंने दिए। उस टाइम मेरा मेंटल सिचुएशन ऐसी होती थी कि मुझे लगता था कि मेरा सारा टाइम जो है वो बीएससी के पेपर देने में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये जो टाइम है उस टाइम पे नीट के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना टाइम प्रिपरेशन को दे रहे हैं और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नर्वसनेस की वजह से मैंने अपना बहुत सारा टाइम जो था नीट 2018 से पहले वेस्ट किया, अप्रैल वाला भी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम से पहले के लिए। देन उसके बाद नीट 2018 में मैंने 498 स्कोर किया, जिसकी वजह से मुझे उस साल भी एमबीबीएस नहीं मिलना था। उस साल एमबीबीएस जो है वो 520 530 मार्क्स तक मिल रहा था और मेरे मार्क्स थोड़े से कम थे। तो उसी साल से 2018 से ही बीएएमएस स्टार्ट हुआ था। तो मेरे फादर ने कहा कि बीएएमएस में एडमिशन ले लो अपना, अब एमबीबीएस को छोड़ो,
तो बट मैंने कहा पापा जी मैं अब काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है, मैं अभी नहीं छोड़ सकती हूँ उसको, तो आप अभी मेरा बीएससी का भी एक पेपर जो रह गया था, जिसकी वजह से मैंने कहा आप मुझे एक चांस और दे दीजिए, एक पेपर रह गया है तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से मैंने BA MS को ड्रॉप करके फिर उसके साथ फिर से नीट की प्रिपरेशन के लिए प्लान किया। इस बार मैं घर पर प्रॉपरली पूरी तरह से घर आ गई थी और मैंने सोचा नीट 2019 के लिए प्रिपेयर करूँगी घर रहकर ही। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं फिर से कोचिंग करने गई थी और मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो मुझ पर कंटिन्यूअसली यही प्रेशर बना रहे थे क्योंकि अब बीएससी भी कंप्लीट हो गया है, इतनी बार अटेम्प्ट दे दिया है, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसकी शादी कर दो और किसी छोटे मोटे कोर्स में एडमिशन दिला दो। तो इस तरीके का वो प्रेशर बनाते थे। बट मैं सोच रही थी कि मैं अभी फिर से और अटेम्प्ट लूँ और मैं अपना एक बड़ा करियर बनाऊँ। देन उसके बाद मैंने नीट 2019 के लिए घर रहकर ही पूरी तरीके से तैयारी की। कोई कोचिंग नहीं थी, कोई भी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं की क्योंकि पापा ने मना कर दिया था कि वो बिल्कुल भी कोई खर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने अपना शुरू किया, अपनी प्रिपरेशन करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ज़्यादातर फोकस करती थी। इस तरह से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। एग्ज़ाम टाइम से पहले यानी कि नीट 2019 से पहले पूरा मंथ मैंने बहुत ही फोकस से प्रिपरेशन की। जो मॉक टेस्ट थे वो मैंने मॉक टेस्ट मंगवा लिए थे, वो मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। इस तरीके से जब मैं नीट 2019 देने जा रही थी उससे पहले मेरे माइंड में ये था कि मैंने पूरी साल कोचिंग नहीं ली है, कोई मेंटोर नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज प्रॉपरली भी नहीं ज्वाइन की थी, बस ऐसे ही मॉक टेस्ट मंगाए थे, पता नहीं मेरा क्या होगा। और मेरी जो केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक थी वो भी वीक थी, तो वो सब मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी से स्ट्रॉन्ग किया था। फिर उसके बाद जब मैं नीट 2019 देने जा रही थी तो बस एक छोटा सा डर था कि पता नहीं मेरा इस साल हो पाएगा कि नहीं, बट कोई बात नहीं, अब मैंने तैयारी की है तो देखते हैं क्या होगा। फिर मैं जब नीट 2019 अटैम्प्ट कर रही थी मैंने पहले बायोलॉजी सॉल्व किया, फिर उसके बाद मेरे 1 से 90 तक बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, 136 से लेकर 180 तक मेरे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। तो मेरा प्लान था कि मैं बायोलॉजी अटैम्प्ट करूँ पेपर पे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री अटैम्प्ट करूँ पेपर पे, जितना मैं लगभग 1.5 आवर में कंप्लीट कर लूँगी। इतना करने के बाद मेरा जो प्लान था पहले से ही कि मैं OMR शीट फिल करूँगी और एग्जैक्टली वैसा ही सब कुछ चल रहा था। मैंने OMR शीट फिल करने की कंडीशन पे आई। मैं इतनी खुश थी कि मैंने केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस में से 43 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे और मैं श्योर थी कि हाँ इनके यही आंसर हैं, क्योंकि मैंने अपनी प्रिपरेशन टाइम पे एनसीईआरटी को और सेल्फ स्टडी को काफ़ी फोकस किया। मैं इस चीज़ में श्योर थी कि मेरे ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने सही अटैम्प्ट किए हैं और इसी खुशी की वजह से, इतनी ज़्यादा ओवर हैप्पीनेस की वजह से मैंने वो 136 से लेके 180 तक जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस मैंने अपने 36 से लेके 80 तक के क्वेश्चंस में फिल कर दी। एक ही सीरीज में सभी क्वेश्चंस गलत मैं फिल करती गई। मेरे पास OMR शीट बची हुई थी, एग्जाम पेपर खत्म हो चुका था। अब उस टाइम पे मेरी मेंटल सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा पसीने छूटना और इतना ज़्यादा मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी। और आज भी अगर मैं उस पल को याद कर रही हूँ तो आज भी मेरी बॉडी में वही वाइब्रेशंस आने लगते हैं जो मेरे साथ उस टाइम पे हो रहा था। मैंने एग्जामिनर से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे दूसरा पेपर दे दीजिए, मैं दोबारा से अटैम्प्ट कर दूंगी, बट उन्होंने कहा नहीं अब तो लगभग 1.5 घंटा हो गया, अब आपको दूसरा पेपर नहीं मिल सकता है। मेरे पास फिजिक्स भी पड़ी थी अटैम्प्ट करने के लिए। मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं 2 × 8 क्या होता है, 2 8 जा कितना होता है, मैं ये भी सोच नहीं पा रही थी। बट जैसे तैसे मैंने फिजिक्स अटैम्प्ट की बचे हुए टाइम में। मुझे श्योर था कि अब तो गए मेरे नंबर, अब तो आने नहीं है। पूरी साल भर जो मेहनत की थी वो सब वेस्ट हो गई। और अब फिर जब जितनी भी घर वालों ने बातें बोली थी वो सब माइंड में उस टाइम पे रिकॉल हो रही थी। लेकिन फिजिक्स का पेपर किया, अटेम्प्ट करने के बाद पूरा पेपर जमा कर दिया। देन मैं बाहर आई, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, सर ऐसा इतना भारी हो रहा था। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद मुझे लग रहा था कि ये जो दिमाग है ना, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा लग रहा था इस माइंड को निकाल के कहीं फेंक दूं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है ये। फिर मैं रोते हुए बाहर निकली थी। मेरे पापा ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बाइक निकाली और हम चल दिए। मैंने पापा जी को रास्ते में रोका, मैंने कहा पापा जी आप अब आगे मत जाओ अभी। फिर मैंने उनसे बोला कि पापा जी सारा पेपर खराब हो गया। मैंने सब कुछ बताया उन्हें। उन्होंने कहा कि देख शायद हो सकता है भगवान चाहता नहीं है कि तेरे को MBBS मिले, इसलिए अब तू छोड़ दे इसको, कुछ और तैयारी कर ले, कुछ और कर ले। मैंने कहा नहीं, अब मैंने इसके लिए इतना टाइम दिया है, यहाँ तक आ चुकी हूँ, मैं अब नहीं छोड़ूंगी। और भगवान क्यों नहीं चाहता, मैं अभी और करूंगी, अपनी जो भी कमियां हैं वो सब दूर करूंगी, पर मुझे यही चाहिए। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद सब लोगों का बस यही था कि अब ये एग्जाम देने के बाद फिर से फेल हो गई है, बार बार फेल हो रही है, अब किसी कोर्स में एडमिशन दिला दो और उसके बाद इसकी शादी कर दो, और कुछ भी नहीं। सबको बस यही लग रहा था कि एक फेलियर लड़की है। लोग बस यही कह रहे हैं कि तेरी तो किस्मत खराब है, तू क्यों इसमें बार बार ट्राई कर रही है, तुझे नहीं मिलने वाला है।
जब भी बस कोई मुझसे ये बोलता था कि तेरी किस्मत खराब है, मुझे बस यही लगता था कि नहीं, मेरा बैड फेज चल रहा है, मेरी किस्मत खराब नहीं है, मेरा बैड फेज है बस। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मैं ना ही बीएड में जा सकती थी या फिर एमएससी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके जो एंट्रेंस फॉर्म्स होते हैं वो मार्च के अराउंड आते हैं और वो मैंने फिल ही नहीं किए थे। तो अब ऑप्शन ही नहीं था कोई भी, तो इसीलिए लगभग 2-3 महीने मेरे कुछ इस तरह से बीते कि मुझे ऐसा लगता था कि जो वो कंडीशन थी ना मेरी डिप्रेशन वाली, वो जो हालात थे, उन चीज़ों को अगर मैं आज भी याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ। और वो वक्त मेरे लिए जो 2-3 महीने का था, वो आज भी मेरे लिए बहुत ही लर्निंग फेज रहा है। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझसे कहा कि घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं कहीं ट्राई करते हैं, कुछ तो करना होगा। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू की और मैंने कोचिंग्स में जाके 9th-10th को बायोलॉजी पढ़ाया। फिर घर पे भी कुछ स्टूडेंट्स आने लगे धीरे धीरे, और मैंने उनको 11th-12th की मैंने फिजिक्स भी पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से उन्हें पढ़ाते पढ़ाते और मेरा पूरा नीट 2020 के लिए मैंने फिर से अपीयर किया। अब ये था कि मैं सिर्फ नीट 2020 के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वही सिलेबस बार बार पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ाती रहूंगी तो मेरे लिए इतना प्रेशर नहीं बनेगा, और पढ़ाने से अर्निंग होती थी तो मेंटल स्टेट भी मेरी ठीक बनी रहती थी। तो अब उसके बाद ये था कि नीट 2020 अटेम्प्ट करना है मुझे, उसको अपीयर किया। उसी साल मैंने बीएड का भी फॉर्म फिल किया था, बीएड मेरा क्लियर हो गया था। उसमें भी अराउंड 3000 समथिंग रैंक आई थी। तो मेरे फादर श्योर हो गए थे कि हाँ, यहाँ से इसको कॉलेज मिल जाएगा अगर नीट में नहीं हुआ। उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं जाके नीट क्रैक करूंगी, कि इतनी बार फेलियर आने के बाद सबका भरोसा हट चुका था, किसी को बिलीव नहीं था कि मैं जाके इस बार भी क्लियर कर पाऊंगी। तो उसके बाद नीट 2020 दिया, तब मेरे उसमें 618 मार्क्स बन रहे थे जब मैंने आके कैलकुलेट किया। फिर कुछ टाइम बाद एक नई आंसर की जनरेट हुई, जिसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चंस और गलत हो गए, जिससे फाइनल मार्क्स जो थे मेरे 608 आ गए। 608 मार्क्स मैंने कैलकुलेट किया कि लास्ट ईयर 608 मार्क्स पर कितनी रैंक थी। तो मैंने देखा, यानी कि नीट 2019 में कितनी रैंक थी, तो मैंने देखा कि 6000 समथिंग AIR थी। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि अगर कंपटीशन बढ़ा तो कितनी रैंक हो सकती है। तो मैंने सोचा कि 608 पर अब हो सकता है 6000 से 12000 रैंक हो जाए। लेकिन इस बार रैंक और ज्यादा बढ़ गई, मेरी रैंक 16271 आई, ऑल इंडिया रैंक। अब मेरे को ये डाउट था कि पता नहीं अब इस बार भी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी इस रैंक पर मुझे मिलेगा। तो फिर से अब ये था कि अगर नहीं मिला तो फिर मैं मेडिकल लाइन छोड़ूंगी और उसके बाद टीचिंग लाइन में बेस्ट करूंगी। पापा बोल रहे थे कि अगर यहाँ ना मिले तो कोई नर्सिंग का कोर्स ले लेना या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेना अदर। मैंने कहा था नहीं, मुझे चाहिए तो बेस्ट चाहिए, कि या तो फिर मैं लाइन छोड़ दूंगी या फिर मैं टीचिंग करूंगी प्रॉपरली। फिर उसके बाद 608 पे मैंने काउंसलिंग कराई और मुझे फर्स्ट राउंड में ही बहराइच मेडिकल कॉलेज यूपी का मुझे मिला। जब मेरे साथ पहली बार जब वो अलॉटमेंट लेटर आया था और अलॉटमेंट लेटर पे ये लिखा था ना कि समीक्षा दक्ष कोर्स अलॉटेड MBBS, वो फीलिंग आज तक की मेरी बेस्ट फीलिंग है। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मेरे नाम के साथ MBBS कब जुड़ेगा। मैं इस नाम के लिए बहुत ज़्यादा तरस चुकी थी, और वो टाइम, वो अलॉटमेंट लेटर मैं आज भी उसे रिकॉल कर सकती हूँ कि मेरे साथ लिखा हुआ था नेम। फिर उसके बाद अगले ही दिन हमें कॉलेज ज्वाइन करना था। मैं फादर को लेके मैंने कहा कि चलिए आप, और हम वहाँ पे गए, कॉलेज पहुँचे। मैं कॉलेज पहुँचना 9 बजे था, मैं सुबह 3 बजे ही पहुँच गई थी पापा से जल्दी जल्दी करवा के, और 3 बजे ही कॉलेज पहुँच गई थी। और मैं बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ और मैं बहुत खुश थी उस टाइम कि इस बिल्डिंग में एंटर करने के लिए मैंने क्या क्या फेस नहीं किया, और आज फाइनली मेरा इसमें एडमिशन होने जा रहा है। दैट वॉज द बेस्ट फीलिंग। देन उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करा के अपग्रेड कराया था, तो आज मैं GMC बदायूं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं में पढ़ती हूँ। तो वहाँ पर भी जब मैं पहली बार पहुँची, मैंने पहली बार जब वाइट कोट अपने ऊपर लिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ये जो पूरा सफ़र था, ये जो पूरी मेहनत थी, ये पूरी मेहनत आज सक्सेसफुल हुई है। मुझे भी लगता था कि मेरे को इतना सारा टाइम हो गया है, और मैंने 23 की एज पर MBBS में एडमिशन लिया था। तो मुझे लगता था कि मैं तो बहुत लेट होंगी, वहाँ पर पहुँचूंगी तो मेरा सब मजाक बनाएंगे। और वहाँ पर मिले भी 17 ईयर्स ओल्ड फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल के आते हैं जो स्टूडेंट, वहाँ मिले। स्टार्टिंग में तो बहुत बुरा लगता
लगता था कि ये सब तो इतने छोटे हैं और इतनी जल्दी निकाल आए हैं, मैं इतनी फेलियर हूँ, और तब भी मुझे अपने फेलियर होने का ही रिग्रेट आता रहता था। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि अगर अर्ली किसी ने जल्दी एग्जाम क्लियर कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम क्लियर कर लिया है तो सब कुछ उसे मिल गया है। बट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे डील करना है वो चीजें मैंने सीखी थी जब मैं कॉलेज में पहुंची। सीनियर्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं, हर कॉलेज में होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको सीनियर्स जो होते हैं डांटते हैं, आपको हर छोटी छोटी बात के लिए बताते हैं, नए नए रूल्स रेगुलेशन पता चलते हैं। मैंने देखा मेडिकल कॉलेज की दुनिया और बाहर की दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। हम अपने बाहर की दुनिया में अपने बड़ों से कैसे भी बोल लेते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में अगर कोई आपसे एज में छोटा है और वो आपका सीनियर है तब भी आपको उससे रिस्पेक्ट से बात करनी है, आपको उसके आंखों में आंखें डाल के इस तरह से सीधा कुछ भी नहीं बोल देना होता है। तो वो मेडिकल कॉलेज की दुनिया और अलग जो बाहर की दुनिया है वो दोनों ही अलग होती हैं। और ये जो यंग आ जाते हैं कई बार वो बच्चे इतने डेलिकेट होते हैं कि कई बार उन सिचुएशंस को डील नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ही मैं लेट हूँ बट मैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैं सीख कर आई हूँ। तो इसीलिए मैं उन स्टूडेंट से बस यही कहूँगी, जो स्टूडेंट्स अगर लेट हो जाते हैं तो वो ये कभी ना सोचें कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वो स्टिल फेलियर हैं। मैं अपने कॉलेज में एक डॉक्टर से मिली थी, उनके सामने भी मैंने यही बात बोली कि सर मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, अब मैं क्या ही एक अच्छी डॉक्टर बन पाऊँगी। उन्होंने मुझसे यही कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर तुम 2-3 साल लेट हो गई हो तो बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है तुमने अपनी लाइफ में। अगर तुमने अब सीख लिया है कि किस तरह मेहनत की जाती है, क्योंकि लाइफ में हमेशा आसान चीजें नहीं रहती हैं, आपको स्ट्रगल हर टाइम करते रहना पड़ता है। तो आज उन्होंने बोला कि अगर आपने लेट शुरू किया है कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप बहुत आगे निकल जाओ। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ सभी जूनियर्स से कि अगर कोई लेट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा और एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन में सीखते हो कि आपने मेहनत किस तरह से करनी है, क्योंकि ये भी एक चीज़ है जो कि हमें सीखनी होती है अपने लाइफ में। देन मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं बस यही कहूँगी कि अगर हम अपनी लाइफ में मेहनत करते रहते हैं, वो भी सही डायरेक्शन में, और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते रहते हैं तो हमारा लेवल अप ज़रूर होता है। अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और टाइम लगा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हमारा लेवल नहीं बढ़ेगा, और जब तक लेवल नहीं बढ़ेगा तब तक हम कोई भी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हैं। ये मेरी अब तक की नीट की जर्नी थी, जिससे मैंने सीखा कि सक्सेस किस डायरेक्शन में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपना टाइम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे अपना लेवल अप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने मेरी जर्नी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। क्या आपने सीखा वो कमेंट्स में बताकर जरूर जाइएगा, एंड सब्सक्राइब द जोश टॉक नीट। थैंक यू।